नमस्कार जी। हमारा सौभाग्य है कि आज चंडीगढ़ दर्पण के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच श्री अश्विनी भाटिया जी हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री अश्विनी भाटिया जी होल टाइम मेंबर हैं सेबी के अंदर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी यह मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं, और एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर भी सीईओ और एमडी रह चुके हैं। और क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूं, बिजनेस मैनेजमेंट की, तो ये बताते हुए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि अश्विनी भाटिया जी एमबीए ग्रेजुएट हैं पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर से। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इस कार्यक्रम के अंदर हम दर्शकों के लिए जो जानकारी लेकर आए हैं, मुझे लगता है वो हम सबकी ज़िंदगी के साथ बहुत ताल्लुक़ रखती है। अश्विनी जी, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें टीचर्स ये बात सिखाते थे कि देखिए, फाइनेंस जो है, पैसा जो है, सबसे स्केर्स है, लिमिटेड होता है, और इसको बड़े ठीक से सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है जो पिछले कई दशकों से चीज़ सही थी, आज 2023 के अंदर भी वैसी ही है। फाइनेंस स्केर्स है, हालांकि अवेलेबिलिटी बहुत है, फिर भी स्केर्स है। और जब हम लोग निजी ज़िंदगी के अंदर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक आपसे बड़ा जो बेसिक क्वेश्चन है हम दर्शकों के लिए, कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, हमें एज एन इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्या इसका फ़ायदा है, और एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग हमें क्या दे सकती है? जी प्लीज़। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी आप करें उतना अच्छा है। और आप बोलेंगे जल्दी क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग कॉलेज स्टूडेंट को करनी चाहिए, या आप जब सर्विस में आते हैं तब करनी चाहिए? शुरू कब करें? तो शुरू में तो आपको तब करनी चाहिए जैसे ही आपकी सर्विस लग जाए, आपकी नौकरी लग जाए। प्लानिंग का मतलब क्या है? आपकी रिस्क जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो, आपका सारा पैसा बैंक में ही हो जाए, या सारा पैसा आपका प्रॉपर्टी में हो, या आपका सारा पैसा शेयर मार्केट में हो। प्लानिंग हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड। प्लानिंग ऑल्सो मीन्स कि आपके जो एसेट्स होते हैं डाइवर्सिफाइड होने चाहिए शुरू से ही। तो मानिए कि आपने 20 साल 25 साल की उम्र में आपने सर्विस शुरू की, सेविंग होती है, तो सेविंग तो स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। उसके बाद आपको गोल्स भी अपने सेट कर देने चाहिए शुरू से, कि 40 साल में कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 50 साल में क्या होगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपने मकान खरीदना है। ऑल दैट नीड्स टू बी प्लान्ड वेरी वेरी वेल। और आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि आप शुरू में अगर सर्विस में ज्वाइन किए हैं तो सैलरी कम होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। The plan has to be very very focused, it has to be very diversified also, it has to be deliberate also। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुरू से ही समझ जाएं जो बेसिक्स हैं। योर पोर्टफोलियो, जो आपका पूंजी है, उसको आपने डिफरेंट एसेट्स में कैसे देना है। तो आपने अपने लिए इंश्योरेंस भी करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आपने एक अपना सेफ्टी फंड भी रखना है, अपने घर के लिए आपको मकान भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा मकान ले लें जिसकी आप ईएमआई ना दे पाएँ, आपका पैसा कहीं गलत स्कीम्स में ना चला जाए। तो आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली यू ऑल्सो हैव टू बीट इन्फ्लेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको जो कंपाउंडिंग की जो वैल्यू है वो भी समझनी चाहिए। तो जी अश्विनी जी, कई सारी चीज़ें आपने बहुत कम शब्दों में जो समेटी हैं, अगर हम इसको थोड़ा बाइफरकेट करें, जैसे जब आप ये कहते हैं कि हमने जो पैसा है वो किस उम्र से उसकी प्लानिंग करनी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शादी करनी है, घर बनाना है और आगे तक जाना है, और फिर किस जगह पे करनी है, वो बॉन्ड्स खरीदने हैं, वो हमने सिक्योरिटीज़ या वो शेयर्स खरीदने हैं, या क्या एक आदमी क्या खरीदे। लेकिन वो जो पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे हैं, एकेडमिकली तो पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए।
एक निजी जिंदगी के अंदर एक आम आदमी के लिए ये पोर्टफोलियो क्या चीज़ है? अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करता हूं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है? जब मैं ये कहता हूं इंश्योरेंस मुझे इतना खरीदना चाहिए, मुझे बॉन्ड्स इतने खरीदने चाहिए, मुझे शेयर्स इतने खरीदने चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट एफडीज में इतनी होनी चाहिए, तो ये इतनी का क्या मतलब हुआ? अगर कोशिश करें हम बाइफर्केशन करने की, 100 रुपए में से कितना पैसा मैं शेयर्स में लगा सकता हूँ? ऑफ कोर्स जो चीज़ें मार्केट में हैं वो हमें उतार चढ़ाव पता होने चाहिए, लेकिन कितना का इन्वेस्टमेंट शेयर्स में सही रहेगा? 100 रुपए में से कितना के डिबेंचर्स में मान लीजिए, कितना के एफडीज में? तो क्या हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए दर्शकों को बता सकते हैं कि जी अगर आप तकरीबन पोर्टफोलियो के इस तरह से मैनेज करें तो सही रहेगा? तो इसका कोई स्ट्रेट जवाब नहीं है जी, आपके कंफर्ट के ऊपर है सब कुछ। जी, आपके पास सेविंग है, आपकी वो पूंजी है, जी, आप जैसे उसको इन्वेस्ट करना चाहें वैसे करें। नंबर एक, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है, नहीं लेना है, आप शेयर बाज़ार में नहीं जाना चाहते, प्लीज़ इन्वेस्ट इन लैंड एंड इन डिपॉजिट्स ओनली। सिर्फ ज़मीन लें और बैंक के डिपॉजिट में रखें। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि बैंक में कितना आपको ब्याज मिल रहा है, कितना रिटर्न है, उसके ऊपर टैक्सेशन आपको कितनी मिल रही है। डाइवर्सिफाई आप जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सारा का सारा अगर आपको पैसा फिक्स डिपॉजिट में आप डालेंगे, पास थ्रू इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इक्विटी में आप डालते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो आप कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, आप शेयर ओनर हो जाते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑफ अ कंपनी, यू आर अ ओनर ऑफ अ कंपनी बिकॉज आपका हिस्सा हो जाता है। जो भी आप प्लानिंग करें लॉन्ग टर्म की करें। इक्विटी बाजार में जा रहे हैं, अगर आपका होराइजन 10 साल से कम है, इक्विटी मार्केट में मत जाइए। उदाहरण के तौर पे लोग चाहते हैं कि उनका शेयर बाजार में प्रॉफिट 1 महीने में हो जाए, रोज़ बाजार को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अपना मकान खरीदते हैं उनको पता है कि कल क्या कीमत थी और कल क्या होगी। नो, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट जो है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब वो इक्विटी प्रोडक्ट में जाता है या फिक्स्ड इनकम मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, बैंक में जाएगा तो अश्योर्ड रिटर्न्स हैं, बॉन्ड में जाएगा तो हो सकता है कंपनी फेल हो सकती है। कंपनीज में जाते हैं तो कौन सी कंपनी लें उसको स्टडी करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये आप प्रोफेशनल के ऊपर छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए जाइए। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको पैसा आप इक्विटी में भी डाल सकते हैं, बॉन्ड में भी डाल सकते हैं और हाइब्रिड में भी डाल सकते हैं। और हाइब्रिड का भी ये मतलब है कि जो वो बॉन्ड जो फंड है उसमें इक्विटी भी है और उसमें डेट भी है और उसमें ब्याज नहीं मिलता, एनएवी बेस्ड होता है सारा का सारा। तो थोड़ा समझ लें, एक बार आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता चलेगा एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। शेयर बाज़ार की आपने बात की, अगर आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, आप बैलेंस शीट को नहीं देख सकते हैं, आप इक्विटी मार्केट में मत जाइए। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनके ज़रिए कीजिए। पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है तो उसका आपको एवरेज यील्ड मिल जाएगा। पर ये कहना तो, और मैं अक्सर सुनता हूँ कि मार्केट बहुत रिस्क है और ये सब, 2 महीने या 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो हो सकता है कम हो, 6 महीने में वॉलेटिलिटी स्प्रेड आउट हो जाती है। आप 20 साल का कर्व देखेंगे या टेक्निकल्स का भी देखेंगे तो कर्व बिल्कुल स्मूथ है। थिंक लॉन्ग टर्म, जैसे आपने मकान खरीदा है, जेवर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, दैट इज़ हाउ यू शुड इन्वेस्ट। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम लोग अक्सर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जल्दी पैसा रिटर्न जल्दी मिल जाए सब लोग सोचते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है शेयर मार्केट में या जहाँ पे भी, जैसे घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो एक लॉन्ग टाइम विजन या थिंकिंग दिमाग में होनी चाहिए कि इसमें करें। लेकिन जब आप बीच में रिस्क की बात करते हैं, देखिए रिस्क में किताबें भी खोलते हैं या पढ़ाया भी जाता है या देखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये एक फंडामेंटल, ये हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। पर अगर वाइसे वर्सा देखो, हम लोग फिर ये कहते हैं कि मान लीजिए लोअर रिस्क लो तो रिटर्न, पर रिस्क ज़्यादा होने का मतलब नुकसान होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ गए अगर होता है। तो ये बैलेंसिंग किस तरह से की जाए? जब हायर द रिस्क मतलब कहाँ पे आके हमें लगना चाहिए कि ओके अब आप इतना रिस्क मत लीजिए? तो
अगेन इसका बड़ा सिंपल क्वेश्चन आंसर है। अगर आज आपको बैंक में 7% मिल रहे हैं, जी, है ना, जी, इक्विटी में कितना मिलना चाहिए? अब मार्केट का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इतनी ट्रेडिंग हो रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके पैसे डबल हो जाने चाहिए। तो आप बैंक में तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 7% मिले, इक्विटी में आप सोच रहे हैं कि आपको 100% मिले। जी, तो ये एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हैं। और 20 साल 30 साल के जो भी रिटर्न्स अगर देखे जाएं, जी, एवरेज में अगर बैंक ने आपको 7 दिया है तो इक्विटी मार्केट ने आपको सिर्फ 11 या 12 दिया है बस, राइट? जी, इट इज़ अ हाई रिस्क प्रोडक्ट बट इन द लॉन्ग रन मोर एफिशिएंट, पास थ्रू इंस्ट्रूमेंट है। जो वहाँ पे रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी मिलेगा आपको, जो पैसे कंपनी को मिलेंगे वो आपके पैसे हैं जो आपको एप्रिसिएशन के थ्रू और डिविडेंड के थ्रू मिलते हैं। जी, टैक्सेशन में भी उसमें आपको बेनिफिट है। यहाँ पे बैंक के अंदर आपको आज के दिन जैसे 7-7.5% है, वो आपके फिक्स रिटर्न्स हैं। द चॉइस इज योर्स। आपने जब पोर्टफोलियो की बात की, जी, शुरू में आपका ज़्यादा इक्विटी हो सकता है क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है शुरू में। धीरे धीरे जब आप 60 के हों 70 के हों वो कम भी हो सकती है। पर मैंने अपने करियर में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको इक्विटी इतनी पसंद है और बोलते हैं 70 साल के भी मेरे पास कस्टमर्स आए, उन्होंने बोला है कि मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं डेट में नहीं जाना चाहता हूँ। सो एवेन्यूज़ बहुत हैं। गोल्ड का जैसे हम बात कर रहे हैं, आप जेवर खरीद सकते हैं, आप बिस्किट्स खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप गोल्ड कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो गोल्ड खरीदने के तरीके हैं। लैंड की जहाँ बात है, आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छी कॉलोनी में ले सकते हैं, लोअर फ्लोर पे ले सकते हैं, ऊपर फ्लोर पे ले सकते हैं। प्राइस वेरिएशन तो है, आप अच्छे डेवलपर के साथ या न्यू डेवलपर के साथ वो ले सकते हैं। रिस्क अकॉर्डिंगली आपका कम और बढ़ता जाएगा। जी, ये जितनी आपने अश्विनी जी बात की सब ठीक, लेकिन इसमें मान लीजिए जब हम लोग डिसीजन लेते हैं कि जी गोल्ड खरीदें, कि मकान खरीदें, कि शेयर में लगाएं, कि डिवेंचर खरीदें, तो ये जो डिसीजन है जैसे आपने कहा उसकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा है कि लोग एक दूसरे से पूछ के या किसी से ओके ऐसा कर लें तो सही हो जाएगा, मुझे लगता है वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो अपनी नॉलेज, तो अगर वो नॉलेज, अब गोल्ड की भी वो नॉलेज, आपको घर के प्राइसेस की भी वो नॉलेज, शेयर मार्केट या बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है या किस फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर ये होना चाहिए, वो नॉलेज ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जब हम कहते हैं कि जी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसका मतलब है वो लंबे समय के अंदर आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं, जैसे आपने कहा कि कर्व वो बड़ा स्टेबल और टुवर्ड्स हाई उस पर जाता है, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर है उसको किसी तरह की दिक्कत आती है, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि मैंने किसी भी एबीसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और वो कंपनी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती या किसी भी तरह की वो दिक्कत फेस करता है, आप सेबी के अंदर हैं, तो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका किस तरह का रोल आता है इस सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर और एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर? दो चीज़ें हैं, आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। जी, तो मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है अपना और आपने डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको समय समय पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। आपको लगे कि अगर आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, एग्जिट कीजिए। सेबी इज़ अ डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेटर। क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सचेंज को बताते हैं, जी, ईयरली रिजल्ट्स आते हैं, जी, और जो भी चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ डायरेक्टरशिप्स, जो हम LODR बोलते हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको वोटिंग राइट्स हैं, ऑल दैट इज अवेलेबल विद यू। यू शुड बी एबल टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपके पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, प्लीज एंटर द मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड आज के दिन बहुत बढ़िया रेगुलेटेड हैं और 12 साल के अंदर 6 लाख करोड़ से आज के दिन उसका पोर्टफोलियो 41 लाख हो चुका है। सिप्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हर महीने आज के दिन
13,700 करोड़ हर महीने शेयर मार्केट के अंदर आता है. इट हैज रिप्लेस्ड रिकरिंग डिपॉजिट्स. सो पीपल जो निवेशक हैं उनको समझ आ गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, हर महीने इन्वेस्ट करने से पूंजी बढ़ सकती है. तो अगर किसी इंडिविजुअल को मान लीजिए कोई ग्रीवेंस है किसी भी तरह का, तो सेबी का किस तरह से उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है या किस तरह से गाइडेंस या हेल्प हो सकता है कि देखिए ये 3-4 एरियाज़ हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस को सेबी जो है हेल्प कर सकता है कि 1, 2, 3, तो कौन से 3-4 चीज़ें हैं जो? तो हमारे पास जो अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं जी, वो आती हैं डिविडेंड के ऊपर, वो आती हैं कभी कभी मार्जिन्स के ऊपर, कभी कभी किसी की फैमिली में डेथ आई है तो ट्रांसमिशन कैसे होता है शेयर्स का. जी. तो जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, हिज फर्स्ट पॉइंट इज द इंटरमीडियरी जो हम रेगुलेट करते हैं. यू शुड बी रिजॉल्व, इट शुड बी रिजॉल्व. जैसे आपका बैंक के साथ कोई कंप्लेंट है तो आप बैंक को पहले करेंगे ना, जी, कंप्लेंट करेंगे. जी. बैंक अगर रिजॉल्व नहीं करता है तो आरबीआई का ऑम्बड्समैन का रूट होता है. जी. इसी तरह सेबी का भी है. वैसे ही अगर आप संतुष्ट नहीं हैं आपके जो रेजोल्यूशन से, आप हमारे पोर्टल पे आ सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड द स्कोर्स पोर्टल. जी. उस पर रजिस्टर कीजिए और फिर हम अपने माध्यम से उसी इंटरमीडियरी के पास वो करेंगे. तब भी अगर हल नहीं होता है फिर आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा. जी. तो दर्शकों के लिए मतलब एक इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग देखिए, एक तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो यहाँ लगा लो, अगर कोई मान लीजिए लैंड का रेट बढ़ रहा है तो यहाँ लगा लो, लेकिन क्योंकि मार्केट है वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बढ़ती है, फंडामेंटल्स वैसे रहते हैं, फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, तो वो कौन से 3-4 ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो एक इन्वेस्टर को अगर उसके ऊपर चले तो कुछ आश्वासन मिल सकता है कि ये आने वाले समय के अंदर प्रॉफिट कितना होगा पता नहीं क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं. वो 3-4 फंडामेंटल्स कैसे हैं? कोई भी आप पुरानी कंपनी देख लीजिए. जी. टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है, जी. हर साल प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो रही है, डिविडेंड कैसा पे कर रहे हैं, मैनेजमेंट कितनी स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नेंस कैसी है. और गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी इन्वेस्टर के साथ सब कुछ शेयर कर रही है या नहीं. अच्छी खबर और बुरी खबर कंपनी की लाइफ के अंदर हो सकता है. 1-2 साल ऐसे हैं जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो, और हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल्स हैं, ऊपर नीचे हो सकती है. पर जो भी अच्छी कंपनी होगी ओवर द लॉन्ग रन इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स. लेकिन अश्विनी जी, जब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नेंस कंपनी की कैसी है, तो एक आम आदमी को, हमारे जैसों को ये कैसे समझ में आएगा एक कंपनी की गवर्नेंस बहुत सही चल रही है? तो क्या उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं या कोई तरीके हैं कि एक आम आदमी को ये पता लग सके कि इस कंपनी की गवर्नेंस अच्छी है तो ये आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं? तो किस चीज़ को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कंपनी की गवर्नेंस ठीक चल रही है? तो बड़ा सिंपल है जी. जो सीईओ है कितने साल रहता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस जो टॉप मैनेजमेंट के हैं जी. वो अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो इसका मतलब शायद कुछ गड़बड़ी है गवर्नेंस के अंदर. आपको क्या कंपनी ट्रांसपेरेंटली बता रही है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उसकी सब्सिडरीज कैसी हैं, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स तो नहीं हो रही हैं. और अब आप अगर शेयर होल्डर हैं तो यू हैव वोटिंग राइट्स ऑल्सो. तो कई अपॉइंटमेंट्स जैसे बोर्ड के होते हैं, दे गो थ्रू दी एजीएम, सम गो थ्रू दी ईजीएम. हर एक चीज़ के अंदर डेमोक्रेसी आ गई है. जी. यू हैव फुल राइट्स एंड इफ यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड यू मस्ट एग्जिट द कंपनी. जी. तो जब हम लोग कहते हैं कि शेयर होल्डर्स की आप बात कर रहे थे, शेयर होल्डर इज सेट टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी का ओनर बन जाता है. जो डेट है, डेट बिल्कुल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू शेयर होल्डिंग. कंपनीज के लिए डेट को चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस
माना जाता है। अब एज एन इंडिविजुअल ये डिसीजन लेना या किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए कि ठीक है मैं कंपनी का ओनर बनूं वो ज़्यादा सही है, या अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदता हूं वो ज़्यादा सही है। तो ये जो डिसीजन है, देखिए हमने जनरली देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स लोगों की लॉपसाइडेड होती हैं। वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शायद इतना ज़्यादा आम लोग जो है इतना फॉलो नहीं करते होंगे। तो ये जो डिसीजन है कि जी मैं कंपनी का मालिक बन जाऊं वो ज़्यादा सही है, लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं साइमल्टेनियसली ये भी है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड सबसे एंड में मिलेगा। अब सबसे एंड में तब मिलेगा जब पैसा बचेगा कंपनी के पास, प्रॉफिट्स और बाकी सारे चीज़ों के बाद। तो कैसे मैं डिसीजन लूं कि यार डेट है, इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है जो मर्जी हो, शेयर है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिविडेंड, तो ये डिसीजन किस तरह से लिया जाए? तो वही आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर है, जो आपका जो पहला प्रश्न था जी। आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, कितना सेविंग में रखेंगे, कितना इक्विटी में रखेंगे, कितना बॉन्ड में रखेंगे, कितना लैंड में रखेंगे, कितना मेटल्स में रखेंगे, या कितना बाकी कमोडिटीज़ में रखेंगे, ये आप पे है। जहाँ तक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की बात है जी, रेटिंग बहुत ज़रूरी है। और जब रेटिंग एजेंसीज कंपनी की रेटिंग करते हैं, तो पिछला आपका प्रश्न था गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, जी, उसमें गवर्नेंस और मैनेजमेंट के ऊपर स्कोर होता है। आप अगर नए हैं तो सिर्फ AAA कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जैसे आप AA या A में करते हैं तो रिस्क बढ़ती जाती है। जी। आप अगर नए हैं इसके अंदर तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में मत जाइए, है ना। आप बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं तो 10 साल का तो कोई डिपॉजिट नहीं होता, अधिकतर 3 साल तक का ही डिपॉजिट होता है। तो बॉन्ड भी उतने टाइम के लिए आप खरीदिए। लेकिन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर कंपनी में कुछ ऊपर नीचे है तो एग्जिट मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप उसको बेच नहीं पाएंगे। हालांकि मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो। इक्विटी अगर ऊपर नीचे हो सकती है, आप बाजार में शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। सभी की कोशिश है कि वो जो डेट मार्केट है वो भी थोड़ा बहुत डेवलप हो जाए। अश्विनी जी, अभी आपने बीच में जो FDs की बात की, पहले भी की थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि क्या FDs के अंदर कस्टमर के पास कोई ऐसा अधिकार होता है कि अगर वो चाहे कि जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कि जी अलग अलग बैंक्स जो हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट FDs पे भी थोड़ा वेरी अलग अलग है। अब इसका मतलब ये हो गया कि एज एन इन्वेस्टर मुझे पता होना चाहिए कि जितने अगर 10 बैंक्स मान लीजिए हैं तो उन 10 बैंक्स में क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ है, और जिसमें सबसे ज़्यादा है मान लो या सिक्योरिटी ऑफ मनी की हम सब लोग बात करते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। तो ये क्या एज ए कस्टमर मेरे पास कोई अधिकार है? मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं जी प्लीज़ 6 नहीं, मुझे 6.25% इंटरेस्ट मिल जाए, या जब कोई कॉरपोरेट से मान लीजिए FDs बड़ी आती हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा अधिकार होता है कि ठीक है अगर इतना FD पे इंटरेस्ट है तो उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, कि जो फिक्स है वो बिल्कुल फिक्स है? तो ये तो आप बैंकिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। मेरी जो पुरानी वो है जी। तो जो आपने बोला हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो जो बैंक आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उसका रिस्क भी सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन RBI जो रेगुलेट करता है आजकल जी, आपका 5 लाख तक डिपॉजिट इज सिक्योर, नंबर 1 जी। नंबर 2 आपने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अगर कोई कस्टमर आता है आपको ज़्यादा अमाउंट देता है तो उस पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी बैंक की पॉलिसी है। दे कैन गिव यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ पॉसिबल। और बल्क डिपॉजिट्स जो होते हैं कभी 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से ऊपर, उसके ऊपर भी हो सकता है अलग अलग बैंक्स की अलग अलग पॉलिसी है, तो शायद कहीं पे 0.25%, कभी 0.1% आपको ज़्यादा मिल सकता है उसके ऊपर। और अगर किसी को ग्रीवेंस होता है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई सिक्योरिटी इसमें पैसा लगाया, ग्रीवेंस है, और सेबी को अप्रोच करना चाहते हैं हम लोग, तो मैं एज एन इंडिविजुअल किस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ? स्कोर्स, हमारी वेबसाइट पे आइए जी, रजिस्टर कीजिए जी, स्कोर्स के ऊपर कंप्लेंट, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। कौन सी इंटरमीडियरी थी, ब्रोकर है या म्यूचुअल फंड है, जी, एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, क्लियरिंग मेंबर है, जो भी है, यू शुड लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। और कोई टाइम स्पेन भी रखा है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो विद इन दिस टाइम कंप्लेंट रिजॉल्व अगर हो जाती है,
और अगर सेबी के, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि सेबी को अप्रोच किया गया और किसी कंप्लेनेंट को लगता है कि नहीं शायद इसके बाद कुछ और भी हो सकता था, तो क्या कोई और एवेन्यू भी है, या सेबी के पास जाने से पहले उसके पास कोई एवेन्यू है जहां पे जा सकता है, या और उसके बाद भी? सेबी के पास आने से पहले यू शुड हैव ऑलरेडी टॉक टू दी, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए जी इंटरमीडियरी के साथ। सेबी के पास जब आप भेजते हैं तो वी ट्राई टू रिजॉल्व विद इन 30 डेज। आप अगर खुश नहीं हैं तो यू कैन अगेन फाइल अ कंप्लेंट एंड इट विल गो टू अ हायर अथॉरिटी जी। उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंप्लेंट है तो जैसे आप कह रहे हैं कि उसके पास रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस का मतलब उसने ऑलरेडी, जो ब्रोकर है उससे कंप्लेंट ऑलरेडी की हुई है, उसको रेफरेंस कहा जा रहा है हम लोग। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास इस कोर्स में जाके वो उसको अप्लाई करे जी। 30 दिन के अंदर आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर 30 दिन में मान लो उसको फिर भी कुछ लगता है तो आप दोबारा से वो कर सकते हैं। फिर अगर एस्केलेट होती है इट गोज टू अ हायर अथॉरिटी, देन इट गोज टू अ हायर अथॉरिटी। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर एंड में जाकर अगर ये लगता है कि जी ठीक है, जिस ब्रोकर से उसने सिक्योरिटीज डील की थी और उसकी गलती है, तो कितनी पेनल्टी या किस तरह की पेनल्टी या एक्शन लिया जा सकता है? तो अगर एक्शन है और उसने इंटरमीडियरी ने अगर ठीक नहीं किया है, वी कैन पीनलाइज द इंटरमीडियरी बट वी कैनॉट कॉम्पेंसेट द कस्टमर। दैट इज बिटवीन द रिलेशनशिप इज बिटवीन द कस्टमर एंड द इंटरमीडियरी। ओके, तो जितनी हम लोग बात कर रहे हैं उसका मतलब अगर सारांश निकालने की कोशिश करें तो अगर एक इन्वेस्टर ने, एक आम आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक उसके पास नॉलेज, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉलेज सारी होनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि जी एक ही बास्केट में सारी चीज़ें ना रखी जाएं, अगर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है तो वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ायदेमंद होता है। इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म सोच के किया जाना चाहिए और पूरी जानकारी रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अश्विनी जी जितनी जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को बहुत काम आएगी, और दर्शक इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आज आने के लिए अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।